खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। यूपी के कई शहरों के बाद अब लल्लन टॉप अड्डा जा पहुंचा है आगरा। रविवार 28 नवंबर को शाम 5 बजे से आगरा कॉलेज ग्राउंड राजा मंडी में होगा लल्लन टॉप अड्डा। आप घर बैठे हुए भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आगरा या प्रदेश को लेकर आपके कोई सवाल है तो पूछिए हमारे मेहमानों या सौरभ द्विवेदी से। सवाल पूछने का पता कूपर दी लल्लन टॉप का हैंडल @दी लल्लन टॉप। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वो तस्वीरें आपको याद होंगी जिनमें लाचार प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर तक पैदल चलते नजर आ रहे थे। लॉकडाउन के बाद जब संसद सत्र शुरू हुआ तो इसे लेकर खूब हंगामा कटा, बात बढ़ी और फिर विपक्ष ने सरकार से पूछ लिया कि कोरोना महामारी की वजह से कितने लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इसे लेकर सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2021 में सरकार को मजदूरों का डेटा तैयार करने का आदेश भी दिया। तब कोर्ट ने कहा था कि दिसंबर महीने तक मजदूरों का पंजीकरण पूरा किया जाना चाहिए। 26 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के रजिस्ट्रेशन करने का फैसला लिया गया। अब तक के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 8.78 करोड़ मजदूरों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है, लेकिन ये अब भी सरकार के टारगेट यानी कि 38 करोड़ मजदूरों के पंजीकरण से कोसों दूर है। 38 करोड़ का आंकड़ा सुनते ही एक सवाल खड़ा होता है कि सरकार आखिर इस आंकड़े तक पहुंची कैसे, यानी उसे कैसे पता लगा कि देश में असंगठित क्षेत्र में 38 करोड़ मजदूर हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार का यह आंकड़ा एकदम सही है या नहीं। ई श्रम पोर्टल को पहले समझते हैं। इस पोर्टल में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटा रखा जाएगा। संगठित क्षेत्र के तहत ऐसे श्रमिक आते हैं जो दफ्तरों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह से प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ कटता है। असंगठित क्षेत्र में निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले, छोटे दुकानों में काम करने वाले, घरों में या छोटे होटलों में खाना बनाने वाले और घरों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। ई श्रम पोर्टल पर ऐसे श्रमिकों का एड्रेस और उनके काम से जुड़ी सारी जानकारी देनी होती है। कोई भी श्रमिक अपने आधार नंबर के साथ ई श्रम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर सकता है। नाम, काम, पते के अलावा बैंक अकाउंट की जानकारी भी यहाँ पर देनी होती है और रजिस्ट्रेशन होने पर श्रमिकों को 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर मिलता है। यह कामगारों का खास आईडी नंबर होता है। केंद्र सरकार ई श्रम पोर्टल पर बनने वाले डेटाबेस का इस्तेमाल कर मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल रोजगार के अवसरों को मजदूरों तक पहुंचाने में मदद करना है। केंद्र राज्य सरकारों से भी मदद लेकर ये डेटा इकट्ठा कर रही है। केंद्र के निर्देश के बाद सभी राज्य सरकारों ने मजदूरों का डेटा इकट्ठा करने के लिए अपने अपने श्रम विभाग का टारगेट सेट किया है। भारत सरकार के लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत एक अफसर ने दी लल्लन टॉप को बताया, ई श्रम पोर्टल पर मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार ने टारगेट सेट किया। ये टारगेट सरकार के पास मौजूद आंकड़ों के आधार पर किया गया है। ये आंकड़े नगर निगम, बाल विकास, निर्माण मजदूर, मनरेगा, राशन कार्ड आदि योजनाओं के तहत काम करने वाले पंजीकृत लोगों के हैं। इस आंकड़े के तहत असंगठित क्षेत्र में 38 करोड़ मजदूर हैं। लेकिन इस टारगेट में एक समस्या है। यूपी के लखनऊ डिवीजन के एक लेबर कमिश्नर ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से टारगेट को सेट किया है वो सही तरीका नहीं है। उन्होंने कहा क्योंकि मनरेगा में काम करने वाले मजदूर निर्माण मजदूरी का काम भी कर सकता है और वही मजदूर राशन कार्ड का इस्तेमाल कर राशन का लाभ भी ले रहा होगा। ऐसे में डेटा में डुप्लीकेशन का चांस बहुत बढ़ जाता है और वास्तव में इस टारगेट को पाने में राज्य के श्रम विभागों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वो आगे बताते हैं, भारत सरकार ने यूपी में 6.67 करोड़ का टारगेट सेट किया है। हमने राज्य के लेवल पर अलग अलग क्षेत्रों में पंजीकृत मजदूरों का आंकड़ा जुटाया। यह आंकड़ा आया लगभग 8 करोड़। इसको हमने 75 जिलों में बांट दिया। आज की तारीख में हम लगभग 2 करोड़ लोगों को पंजीकृत कर चुके हैं, लेकिन टारगेट तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है। ओडिशा के श्रम विभाग में एक बड़े अधिकारी का यह भी मानना है कि ई श्रम पोर्टल में किसी तरह का डुप्लीकेशन होना संभव नहीं है। वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन में क्योंकि आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा, इस वजह से डुप्लीकेशन नहीं होगा। लेकिन वो आगे बताते हैं कि इसमें जो पैमाने तय किए गए हैं उस आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ
असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। उन्होंने कहा, ऐसा कोई व्यक्ति जो इनकम टैक्स नहीं भरता हो, जिसका प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ नहीं कटता हो, सालाना आय 1.8 लाख से कम हो, उम्र 17 से 59 साल हो, वो ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ऐसे में नहीं कहा जा सकता कि इसमें सिर्फ असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही नहीं बल्कि छोटे किसान भी आते हैं। वहीं भारत सरकार के श्रम विभाग में कार्यरत एक अधिकारी ने दी इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जब ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की शुरुआत हुई थी तब ई श्रम पोर्टल पर प्रवासी मजदूर का एक ऑप्शन दिया गया था, लेकिन इस ऑप्शन को बाद में हटा दिया गया। वो इस पर कहते हैं, पंजीकरण प्रक्रिया जब अपने आखिरी चरण में होगी तो घर के पते और काम के पते के बीच के फर्क के आधार पर प्रवासी मजदूरों का चयन किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल के जरिए सरकार का मकसद एक ऐसा डेटाबेस तैयार करना है जिसके जरिए तमाम योजनाओं का फायदा देश के सभी मजदूरों तक पहुंचाया जा सके, लेकिन उसकी यह मंशा कितनी पूरी होगी इसे लेकर संशय के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के सटीक आंकड़ों को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।